हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज की वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 8 ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको देखना है इस चैप्टर में। तो ये सारे जो टर्म्स दिए हैं, यहाँ सारे जो कीवर्ड्स दिए हैं, इसके बारे में आप कहीं ना कहीं आपने क्लास 7 में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है। तो लैंड क्या होती है? ज़मीन होता है जहाँ पे हम अपना अपना घर बनाते हैं। ऐसे जगह को लैंड कहा जाता है जहाँ पे माइनिंग होती है। तो जो ज़मीन है उसे लैंड कहा जाता है। सॉइल क्या होता है? तो यहाँ पे लैंड और सॉइल दो चीज़ें बताई जा रही है। तो क्या ये अलग अलग है? यस। तो लैंड एक जमीन का टुकड़ा होता है और सॉइल क्या होता है? जो टॉप मोस्ट जो लेयर होता है लैंड का, उसे सॉइल कहा जाता है। जहाँ पे हम पौधे उगाते हैं तो उस लेयर को सॉइल कहा जाता है। आगे हम डिटेल में देखेंगे। वाटर, पानी, पानी के बारे में हमको देखना है। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है उसके बारे में हमको देखना है। सो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? जिसे किसी ने नहीं उगाया, जिसे किसी ने नहीं बनाया। वेजिटेशन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। तो जिस पेड़ पौधों को जिसे किसी ने नहीं उगाया, वो नेचर से अपने आप उगे हैं, अपने आप उनके बीज गिरे, अपने आप वो स्प्राउट्स हुए, अपने आप वो उगे, उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो हमारा जो फ्लोरा है, सॉरी फौना है, मीन्स जो भी जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं उन्हें उन्हें कहा जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा मम्बा और पीटर के बारे में देखेंगे। छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका की यहाँ बात हो रही है। एक छोटा सा गांव है तंजानिया नाम का। So Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. तो तंजानिया अफ्रीका में है। वहाँ पे मम्बा नाम की जो है एक लड़की रहती है जो सुबह उठती है और पानी लेने जाती है। टू फेच वाटर मतलब पानी लेने जाती है। तो उसको क्या है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए और वो कुछ घंटों बाद वापस आती है। She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goods. तो उसके बाद जो है वो अपनी मम्मी का हाथ बटाती है घर के काम करने के लिए और अपने भाइयों को ज्वाइन करती है जो उनके पास बकरियां हैं उनकी देखभाल करने के लिए। ऑल हर फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो ये जो इनकी फैमिली है, इसका जो भाई है, मदर फादर है, इनके पास क्या है, एक छोटी सी ज़मीन बस है और जहाँ पे इनका छोटा सा एक हट है। हट मतलब एक झोपड़ी है। और जो ज़मीन इनके पास है वो कैसी है? रॉकी लैंड है, मतलब पथरीली ज़मीन है, ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन नहीं है। सो मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। तो मम्बा के जो फादर हैं वो मतलब बहुत मुश्किल से थोड़े से जो है मक्के और बीन्स इसी को ही उगा पाते हैं। ये जो ज़मीन है, ये जो हार्ड ज़मीन है उसमें जो मिट्टी वाला रॉक की जो पथरीला ज़मीन है उसमें। सो दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर। तो ये इनके फैमिली की ज़रूरत को पूरे करने के लिए, खाने के लिए साल भर के लिए पूर्ता भी नहीं है। नेक्स्ट हमको देखना है पीटर के बारे में। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से है पीटर। सो पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। तो पीटर जो है एक अच्छे घर का है क्योंकि इनके पास एक वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। और देखिए अफ्रीका जो है ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। और तंजानिया, ठीक है, तंजानिया जो अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं है। और अदर देन हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो पीटर जो है एक शिप रियरिंग जो रीजन है न्यूजीलैंड, वहाँ पे रहता है और इनकी फैमिली क्या है, वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन फार डिस्टेंस। तो जब भी वो स्कूल से वापस आता है, डेली जो स्कूल से जब वो वापस आता है, तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो कैसे जो है उनके पास जो शीप है, भेड़ है, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और जो उनका जो शीप यार्ड है, शीप यार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, वो कहाँ पे है, एक वाइड ग्रासी प्लेन, ठीक है, एक प्लेन एरिया है वाइड चौड़ा, जहाँ पे घास उगे हैं, वहाँ पे वो लोग उसको रखते हैं। और उसके थोड़े ही कुछ दूर में
पहाड़ है। इट इज़ मैनेज इन साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए उनके पास साइंटिफिक वे है, मीन्स एक अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे कि भेड़ के जो वूल्स निकालना है उसके लिए मशीन्स है उनके पास, प्रोसेस करने के लिए मशीन्स है। सो पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रोस वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो पीटर की फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। सो मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, led very different lives. This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resource is the main reason places differ from each other. So क्या होता है मम्बा और पीटर की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग पार्ट से हैं, तो अलग अलग पार्ट से है वर्ल्ड के। सो यहाँ पे इसलिए उनकी लाइफ में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। तो इसलिए जो है इनकी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। सो क्या है, देखिए तो ये इतने डिफरेंस क्यों है, तो अभी हमने देखा जो क्वालिटी ऑफ लैंड इनके पास है, तो क्वालिटी कैसी है, जो मम्बा के पास जो लैंड है वो कैसी है, रॉकी लैंड है, और पीटर के पास जो है वो ग्रासी लैंड है, मे बी फर्टाइली है। उसके बाद सॉइल का डिफरेंस है, सॉइल में क्या डिफरेंस है, उनकी रॉकी सॉइल है और इनकी क्या है, ग्रासी प्लेन है इनके पास में। वाटर भी यहाँ पे कम है, जो मम्बा का जो एरिया है, मम्बा जहाँ रहती है वहाँ उसको पानी लेने के लिए, पीने का पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है, तो पानी की कमी है। नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, पीटर के एरिया में अच्छा नेचुरल वेजिटेशन है, मम्बा के एरिया में कम है। एनिमल्स क्या है, वहाँ पे वो गोट्स को पाल रहे हैं, और यहाँ पे वो शिप्स को पाल रहे हैं, जिससे वो वूल निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और उनके पास एक प्रॉपर फैक्ट्री है, वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। और टेक्नोलॉजी का यूज़, तो पीटर की जो फैमिली है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है rather than मम्बा की फैमिली। सो अवेलेबिलिटी क्या रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, ये मेजर फैक्टर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो प्लेसेस है उसके आधार पर। सो हमको अब नेक्स्ट हमको देखना है लैंड, तो इसकी बेसिस में यहाँ पे जो दिया हुआ है मम्बा और पीटर की कहानी, उसके बेसिस में हमको लैंड के बारे में जानना है कि क्या होता है लैंड। सो लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सो लैंड क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। क्यों, क्योंकि यहीं पे ही हम लैंड में ही हम रहते हैं, ज़मीन में ही हम रहते हैं, वहीं हमको खेती बाड़ी करना है, वहीं हमको घर बनाना है, तो सी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और जैसे कि हमको पता है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, और लैंड बहुत कम अवेलेबिलिटी है, तो इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ का कितना परसेंट, 30% ही बस क्या है, लैंड एरिया है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेबल। तो ये 30% बस है, अर्थ का 30% जो है वही बस लैंड एरिया है, और इसमें से बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो इनहेबिटेबल है, मीन्स जहाँ पे हम रह नहीं सकते, जहाँ पे रहना मुश्किल है, जैसे कि बहुत ही ठंड वाला एरिया है, बहुत ही घने जंगल है, बहुत ही गर्म क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, उस एरियाज में रह पाना क्या है, मुश्किल होता है। सो डू यू नो 90% of the world population occupies only 30% of land area. The remaining 70% of the land area is partially populated or uninhabited. तो ये जो हमको 30% अवेलेबल है टोटल लैंड एरिया अर्थ का, इसमें से 90% का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में ही रहते हैं। 30% एरिया जो है, सो इसका 30% जो है, मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थ में 30% लैंड है, अर्थ में कितना है, 30% लैंड है, 30% क्या है आपका लैंड है, और इस 30% में 90% जो है वो सिर्फ 30% लैंड एरिया में रहते हैं, और बाकी जो 70% है वो क्या है, स्पार्शली पॉपुलेटेड, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, या तो ना के बराबर है, या फिर वो वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो अर्थ का है, तो इसमें क्या हो गया, 30% हम निकालेंगे, तो 30 क्या हो गया आपका लैंड एरिया हो गया, और इस 30 में 90% जो है 90% जो है वो सिर्फ 30% में रहते हैं, और बाकी का जो 70% है
बाकी का जो 70% है वो क्या है, स्पार्शली inhabited. So the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. तो ये जो uneven distribution है population का, जो कि हम previous chapters में भी देखते आ रहे हैं, क्लास 7 में भी हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो ये uneven जो distribution है, मतलब कहीं पे population ज़्यादा है, कहीं पे population कम है, तो ये जो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके की जो है population distribution के uneven इसलिए है, क्योंकि वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड और क्लाइमेट। सो लैंड हर जगह सेम नहीं है और क्लाइमेट भी सेम हर जगह सेम नहीं है। जैसे कि हमने क्लास 7 में सहारा डेजर्ट और लद्दाख डेजर्ट के बारे में देखा था, लद्दाख रीजन के बारे में देखा था। तो ये एरियाज क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट है या तो फिर ज़्यादा कोल्ड है। और लैंड भी कैसा है, देखिए सहारा डेजर्ट में डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे रेतीली ज़मीन है, रेतीला लैंड है। और जो लद्दाख वाला एरिया है वहाँ पे कैसा है, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, माउंटेनियस रीजन है। सो द रग्ड टोपोग्राफी, मतलब ये जो ऊपर नीचे वाली जो ज़मीन है, रग्ड टोपोग्राफी मतलब कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचा है, तो ये इसे रग्ड टोपोग्राफी कहा जाता है। स्टीप स्लोप्स, खड़ी चढ़ाइयाँ जो माउंटेन्स में है। और लो लाइंग एरियाज क्या होता है, ऐसे एरिया जो ढलान में है। जैसे कि ये एरिया है, ये क्या है, एक ढलान में है ये एरिया। तो क्या होगा, जब भी बारिश का पानी होगा तो ये इधर आके यहाँ पे जमा होगा। सो लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, तो इसे क्या कहा जाता है, वाटर लॉगिंग। ठीक है, क्लास 7 में भी हमने देखा था वाटर लॉगिंग, मतलब जो गहरे जो जगह हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। और डेजर्ट एरिया के बारे में अभी हमने बताया। सो थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। तो इस तरीके के जो एरिया जहाँ पे कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, दिक्कत है, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, लैंड का प्रॉब्लम है, तो ये एरियाज क्या होते हैं, स्पार्शली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। अनइनहेबिटेड मतलब पॉपुलेशन 0 है, जहाँ पे कोई नहीं रहता है। So plain and river valleys offer suitable land for agriculture. Hence, these are densely populated areas of the world. तो जो रिवर है, रिवर से जो प्लेन फॉर्म होता है, जो हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये जो एरियाज है, ये सूटेबल लैंड है जहाँ पे हम अपने मन मुताबिक घर भी बना सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया हुआ है साल्सबर्ग, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ पे देखिए अलग जो लैंड कैसे यूज हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये पिक्चर है, अलग अलग जगह पे आप देख सकते हैं। कहीं पे देखिए इधर पे जो है कम घर हैं, इधर ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे आपको पिक्चर से बताया गया है। नेक्स्ट हमको देखना है लैंड का यूज़ हम कहाँ और कैसे करेंगे। सो कहाँ यूज़ करेंगे हम लैंड, तो हमको तो ये कॉमन कुछ जो चीज़ें हैं हमको पहले से ही पता है। जैसे हम लैंड का यूज़ करते हैं अपने घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, माइनिंग है ना, जो खनिज वगैरह निकालते हैं उसके लिए यूज़ होता है। सो बहुत सारे यूजेस है, रोड्स बनाने के लिए। सो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है लैंड। क्यों, किसके लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए हो गया, खेती बाड़ी करने के लिए, फॉरेस्ट्री, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वाला लैंड है, वहाँ से हम नहीं, मतलब जो भी वहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से सामान लेके आते हैं। कैसे सामान हो गए, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, महुआ के फूल हो गए, आपका लकड़ियाँ हो गई और कुछ कंदमूल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम फॉरेस्ट से लेके आते हैं। माइनिंग के लिए यूज़ होता है लैंड, मतलब माइंस जो भी मिनरल्स वगैरह है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ से हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स बनाने के लिए, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इसे क्या कहा जाता है, लैंड यूज़। तो ये जो हम लैंड को यूज़ करते हैं इसे क्या कहा जाता है, क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसे लैंड यूज़ कहा जाता है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन वी मामास एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड, तो आप क्या बता सकते हैं क्या। हाँ, तो मामा की जो फैमिली है वहाँ पे उनका जो लैंड है वो रॉकी लैंड है, तो वहाँ पे छोटा सा हट बना के रहते हैं। एग्रीकल्चर वहाँ उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा मक्का और बीन्स वगैरह बस उगा पाते हैं और गोड्स को रखते हैं अपने लैंड पे वो। और पीटर की फैमिली क्या यूज़ करती है, उनके पास शिप यार्ड है, अच्छा खासा घर है, वुड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, तो और वो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफिक,
सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो लैंड हम यूज़ करते हैं, जो भी ज़मीन हमारे पास है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जो है फिजिकल फैक्टर्स जो है काफ़ी हद तक डिटरमाइंड होते हैं। तो जो लैंड है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो माउंटेनियस मतलब स्टीप स्लोप्स के साथ है, या ऊंचाई में है, तो उसके ऊपर जो है लैंड की अवेलेबिलिटी डिपेंड करेंगी। लैंड के ऊपर का सॉइल कैसा है, फर्टाइल सॉइल है, रॉकी सॉइल है, किस तरीके का सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है। और नेक्स्ट हमको देखना है क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, किस तरीके का क्लाइमेट, और वहाँ पे मिनरल्स कौन से और उस लैंड में मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, फॉस्फोरस का कंटेंट ज़्यादा है, क्या कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, और वाटर पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो जो ह्यूमन फैक्टर्स ये भी डिटरमाइन करता है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा लैंड की यूज़ होगी, और टेक्नोलॉजी के बारे में कितना वहाँ के लोग जानते हैं। सो ये दोनों फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। सो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो लैंड को हम ओनरशिप के ऊपर भी उसका डेफिनेशन देंगे। सो क्या होता है लैंड तो ज़मीन तो होती ही है, लेकिन आपको पता होगा, आपका कहीं ना कहीं आपने अपने घर में भी सुना होगा कि ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारे पड़ोसी की है, तो ऐसा तो होता ही है। तो ओनरशिप के ऊपर भी लैंड को क्लासीफाई किया जाता है, मतलब प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या होता है, जो लैंड मतलब किसी पर्टिकुलर एक आदमी की है, जैसे कि आपके घर की ज़मीन हो गई, तो ये प्राइवेट लैंड के अंडर आती है। तो प्राइवेट लैंड आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, तो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट लैंड हो सकती है। और कम्युनिटी लैंड होता है, कम्युनिटी लैंड होता है जिसको एक कम्युनिटी ओन करती है, मतलब जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसको वो ओन करते हैं। तो और ये कॉमन यूज़ के लिए होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स। तो यहाँ पे जब हम जंगल वाले एरिया की बात करते हैं, तो कोई कम्युनिटी है जो जंगल है, तो वो जंगल किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है, या हम किसी को रोक नहीं सकते उस जंगल में जाने के लिए, तो वो जंगल ऑन एंड ऑल सारे लोगों का है, सभी लोगों का है। तो कोई भी वहाँ पे जाकर वहाँ से फॉडर, फ्रूट्स, नट्स या मेडिसिनल हर्ब्स को लेके आ सकता है। तो दिस कम्युनिटी लैंड्स आर कॉल्ड कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो जैसे कि अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो टेम्पल है, वो टेम्पल क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आएगी, वो कम्युनिटी लैंड के अंदर आएगी। अगर हम किसी गार्डन में हैं, हमारा जैसे मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, तो मेरे कॉलोनी का जो गार्डन है वो एक कम्युनिटी लैंड के अंदर आएगा, उसमें किसी एक पर्टिकुलर का हक नहीं है, उसमें सभी लोगों का हक है। So this is known as private land and community land. Next, people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differ from place to place. तो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए लैंड की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हर किसी को घर बनाना है। तो लैंड तो बहुत लिमिटेड है, हमने देखा पूरे अर्थ में 30% बस लैंड अवेलेबल है, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 30% ही अवेलेबल है हमको सूटेबल लैंड। सो देखिए, तो इसलिए लैंड जो है बहुत लिमिटेड है, इसलिए जो आप देख रहे होंगे आज की डेट में जो लैंड्स हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब एक कॉमन आदमी के बस के बाहर ही हो गया है कि वो कहीं एक ज़मीन का टुकड़ा भी ले पाए। और बहुत छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से घर बनना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें नीचे में सिर्फ एक हॉल रहे और एक रूम रहे, इस तरीके के हाउसेस बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत ही मतलब लिमिटेड एरिया हो गया है लैंड के लिए। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो क्वालिटी जो है लैंड का वो हर जगह पे अलग होता है। पीपल स्टार्टेड encroaching common lands to build up commercial area, housing complex in urban areas and to expand the agricultural land in rural areas. तो अब भाई लैंड तो लिमिटेड है, तो लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो उनको ज़मीन चाहिए, तो इसलिए वो कहाँ क्या कर रहे हैं, कब्जा करते जा रहे हैं। जो कॉमन लैंड है उस पर कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे जाके जो है कमर्शियल एरियाज़ बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, और एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ किया, ये जो कम्युनिटी लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है रूरल एरियाज में। टुडे वॉस्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन अवर सोसाइटी। लैंड, तो ये जो इतना मतलब लैंड यूज में जो चेंजेस आ रहे हैं, हम लैंड को जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा कल्चर चेंजेस भी आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में। सो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो है हम लैंड यूज़ करके क्या कर रहे हैं, पक्के घर बना रहे हैं, तो इससे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। लोग एक कॉलोनी
कॉलोनीज में रह रहे हैं, कॉलोनी जो होती है जिसमें प्रॉपर टेम्पल होता है, प्रॉपर कम्युनिटी हॉल होता है, तो इससे जो है हमारे सोसाइटी में भी काफ़ी सारा ज़्यादा चेंज आया है और हमने एनवायरनमेंट को भी बहुत सारा चेंज किया है। कैसे कैसे? तो लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड की क्वालिटी गिरती जा रही है। क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके अपना जो वेस्ट है उसको डंप कर रहे हैं। जैसे कि हम एक कॉलोनी में रहते हैं, मैं देख के दंग रह गई। अच्छा लगता है मुझे ऐसा बताना आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीखें। हम एक कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्पल है, कम्युनिटी हॉल है, गार्डन है। मैं एक दिन ऐसे वॉक के लिए हम गए थे अपने बेटे के साथ में। वहाँ पे हमने देखा कि जो कॉलोनी का जितना जो कचरा इकट्ठा होता है उसको वो एक खाली प्लॉट में ले जाकर डंप कर देते हैं। तो वहाँ पे मैं देख के दंग रह गई, इतना कचरा पूरा एक साथ वहाँ पे सिर्फ डंप किया गया है। कौन उठाएगा उसको? बाद में उसको कैसे करेंगे? किसी न किसी का प्लॉट है, वो तो बात की बात है, बट वो वहाँ पे क्या कर रहा है वो कचरा? वो एक प्रॉपर वे नहीं होता है डिकम्पोज, मतलब कचरा को कहीं पे रखने का। और ऐसे ही हम देखेंगे, ये तो हमारी कॉलोनी की बात हो गई। अगर आप एक शहर का बात करेंगे तो देयर आर डंपिंग यार्ड्स, मतलब जहाँ पे पूरा शहर का कचरा ले जाकर एक जगह डंप कर दिया जाता है। कहीं जाएंगे तो आप पक्का इस चीज़ों को देखेंगे, इसको देख के, इन चीज़ों को देख के आप एकदम हैरान रह जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़मीनों के साथ में। अपनी ज़मीन मीन्स जो हमारी जो पृथ्वी की ज़मीन है उसके साथ में। तो इससे क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स आ रहे हैं। ठीक है, लैंड स्लाइड्स मतलब अगर कोई पहाड़ वाला एरिया है और कुछ भी रीज़न से ये जो पोर्शन है लैंड का ये गिर के नीचे आ जा रहा है, तो इसे लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट होता है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मतलब जो ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो हट के दूसरी जगह चले जाना। डेसर्टिफिकेशन मतलब पूरे जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होके वहाँ पे एक रेगिस्तान वाला एरिया बन जाता है। अदर कॉमन थ्रेट्स टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और ये जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जो कॉमन लैंड्स है उस पर हम कब्जा करते जा रहे हैं, इससे जो है इतनी सारी थ्रेट्स जो है एनवायरमेंट को आ रही है। थ्रेट्स मतलब मुसीबतें आ रही हैं एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए कैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, तो लैंड चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। तो कैसे हमने लैंड को जो है दिनों दिन हम इसको बदलते आए हैं। तो पहले समय में क्या होता था, लोग खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को यूज़ करके जो खेती बाड़ी किया जाता था, छोटे छोटे घर हुआ करते थे और इन छोटे घरों में लोग एक साथ रहा करते थे। मीन्स जॉइंट फैमिली का प्रचलन ज़्यादा था पहले के समय में, गाँव के समय में। और आज की डेट में फिर उसके बाद जो है फिर तकनीक चेंज हुई। ये जो हाथ से जो जानवरों को यूज़ करके जो प्लॉइंग वगैरह कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो उसको ट्रैक्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। ओके, सो घर, बिजली आ गई यहाँ पे और घर भी हो गए पक्के मकान बन गए। और यहाँ पे देखेंगे कम मकान है और यहाँ पे क्या है, मकान बढ़ गए। और वैसे शहरीकरण हो गया। शहरीकरण में क्या है, जो यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही थी उस लैंड पे बस एक छोटा सा एरिया है और मकान बड़े हो गए, रोड्स बन गए। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा। फिर आगे और आधुनिक होते होते कुछ गार्डन्स, झूले वगैरह बन गए। रोड्स, जो चौड़ा रोड था वो अब कम चौड़ा हो गया, गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगी, बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा बन गए और कई स्टोरीज़ की बिल्डिंग बन गई। और जो है ये जो रोड्स है वो दो भागों में बट गए, वो दो भागों में बढ़ गए। चौड़ाई कम हुई लेकिन ये दो भागों में बढ़ गए। तो इस तरीके से जो है हमारे लैंड यूज़ का में चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट हमको देखना है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो हम ये जो हमारा जो लैंड रिसोर्स है इसको हम संजो के कैसे करें, कंजर्व करके कैसे रखें। सो द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले का चलन ये होता था कि एक ही घर, उसमें ही सारे बच्चे, उनके बच्चे रहते थे। तो अब के डेट में क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन ज़्यादा है, तो सबको अपना इंडिविजुअल घर चाहिए। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो तीनों बच्चों को अलग घर चाहिए। तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फैमिली को 4 घर चाहिए। तो 4 घर मतलब 4 पीस ऑफ लैंड, एक ही घर में कोई नहीं रहना चाहता। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लैंड यूज जो है बहुत ज़्यादा, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है और उनकी जो डिमांड है, एवर ग्रोइंग डिमांड, मतलब ये डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर को। अब लैंड नहीं है तो क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है। अभी आपने हसदेव आंदोलन देखा होगा, जहाँ पे जंगल को काट के वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बनाने की, इंडस्ट्रीज बनाने की, तो उसका काफ़ी विरोध हुआ था। एंड एरेबल लैंड, ठीक है, जो लार्जेस्ट स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो फॉरेस्ट कवर है वो वाले एरिया में, और जो एरेबल लैंड मतलब जो खेती के
योग्य जो लैंड है उसमें। इससे क्या हो गया है, जो ये नेचुरल रिसोर्स है, हमारा जो लैंड रिसोर्स है, इसको हम कहीं खो देंगे, कि जो नेचुरल रिसोर्स है इसको हम खो देंगे और लैंड की जगह सिर्फ और सिर्फ हमको बिल्डिंग और फैक्ट्रीज दिखेंगी। तो ये एक डर है। सो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो ये जो लैंड को हम मतलब डिग्रेड कर रहे हैं, डिग्रेडेशन मतलब इसका हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बर्बाद कर रहे हैं, तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide, fertilizers and check on overgrazing are some common methods used to conserve land resource। तो इससे क्या, इस सब से बचने के लिए, लैंड्स को बचाने के लिए, हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको बचाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स निभाने हैं। फर्स्ट हमको एफॉरेस्टेशन करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ पौधे लगाने हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब अपने तरीके से हमको फिर से फॉरेस्ट को बनाना है, एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाला वर्ड इसके बीच में आता है। लैंड रिक्लेमेशन मतलब जो भी लैंड में इश्यूज हैं उसको हमको सॉल्व करना है, उसको हमको अच्छा करना है। नेक्स्ट हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत कम ही करना है। और ओवर ग्रेजिंग मतलब एक ही जगह पे लगातार जो भेड़ बकरी हैं उसको चढ़ाते जाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, जो घास वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो इसको भी हमको रोकना है। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स है जिससे हम अपने लैंड रिसोर्स को कंजर्व करके रख पाएंगे। और हम कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा जॉइंट फैमिली का जो प्रचलन था उसको हम वापस लेके आ सकते हैं, ताकि हर एक इंसान को घर की ज़रूरत ना पड़े। अगर हर एक पर्टिकुलर फैमिली जो न्यूक्लियर होती जाएगी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा लैंड का यूज़ हो रहा है आज की डेट में। तो नेक्स्ट हमको देखना है ग्लॉसरी। तो इसमें वेदरिंग के बारे में बताया गया, जो आगे हम देखेंगे। तो वेदरिंग के बारे में आप पहले से भी जानते हैं, क्लास 7 में हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, जो एक्सपोज्ड रॉक्स है, ठीक है, जो रॉक्स है जो बाहर जो ज़मीन के ऊपर पे रहती है, तो इनका ब्रेक होना, जो ये रॉक्स है उनको ब्रेक होना, डीके होना, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, प्लांट्स के कारण, एनिमल्स के कारण, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेदरिंग। सो द ब्रेकिंग अप ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनके कारण जो ये जो चेंजेस होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, वेदरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमको सॉइल के बारे में जानना है। तो टॉप लेयर जो होती है लैंड की, उसे सॉइल कहा जाता है। तो थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो थिन लेयर, जो ऊपर का जो सतह है हमारे अर्थ का, उसे सॉइल कहा जाता है। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, तो लैंड से रिलेटेड है। लैंडफॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, तो जो भी लैंडफॉर्म्स है, या माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है, तो ये लैंडफॉर्म्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पे जो सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो सॉइल इज मेड अप ऑफ, तो सॉइल किससे बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस हम बोलते हैं, जो पत्तियाँ गिरती हैं, जो एनिमल्स वगैरह हैं जो उस वहाँ पे डंक करते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मैटर्स जो होता है उससे बनता है। मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, जो आयरन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। और वेदरिंग रॉक्स, वेदर्ड रॉक मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो रॉक्स है, बड़े बड़े रॉक्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। तो दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये जो है वेदरिंग प्रोसेस से बनता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और फर्टाइल सॉइल का क्या होता है, जहाँ पे जिस सॉइल में पर्टिकुलर मात्रा में मिनरल्स हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, तो ये फर्टाइल सॉइल के अंदर आता है। सो हमको यहाँ पे केस स्टडी देखना है, लैंडस्लाइड्स के बारे में देखना है, और एक केस स्टडी देखना है, और मिटिगेशन मैकेनिज्म देखना है। मिटिगेशन मैकेनिज्म मतलब आगे हम देखेंगे, तो इनके बारे में हमको देखना है। सो लैंडस्लाइड, तो लैंड का मतलब हमने देखा जमीन, और स्लाइड मतलब खसक जाना। तो यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक पहाड़ वाला एरिया है, यहाँ पे ये जो लैंड था वो क्या हो गया, खसक के इधर आ गया है। सो लैंडस्लाइड का सीधा मतलब होता है जो जमीन है उसका खसक जाना। सो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डिब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो लैंडस्लाइड का सिंपली मतलब यही होता है कि मास मूवमेंट मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, बड़ा सा एक मतलब पूरा एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसमें क्या होगा, पत्थर होंगे, डिब्रीज होंगे, डिब्रीज मतलब ये अर्थ के अंदर का पार्ट होगा, जो कि
नीचे खसक के आ जाता है। दे ऑफन टेक इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स और वोल्केनो। और ये किसके साथ साथ होता है? जब अर्थक्वेक आता है या बाढ़ आती है या तो फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इनके साथ में ही लैंडस्लाइड हो जाता है। सो प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, तो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, लगातार आपकी बारिश हो रही है, प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल का मतलब ये है कि लगातार बारिश होना, can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. So देखिए लगातार बारिश हो रही है, ठीक है, जैसे ये हमारा पहाड़ वाला एरिया है, ये हमारा पहाड़ वाला एरिया है, जैसे कि ये हमारा पहाड़ वाला एरिया, अब यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश, ठीक है, और यहाँ से कोई नदी जाती है और नीचे में यहाँ पे जो है कोई गांव बसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगातार बारिश हुई, ये नदी जा रही है आपकी और यहाँ पे लगातार बारिश हुई, तो इससे क्या हो गया? लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होके ये जो एरिया है लैंड का, ये यहाँ पे आके जम गया। तो इससे क्या होगा? वाटर लॉगिंग होगी। वाटर लॉगिंग मतलब नदी का पानी यहाँ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद कुछ देर बाद तक तो वहाँ पे ठहरा रहेगा, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? यहाँ पे जितना पानी है वो बस्ट हो जाएगा। बस मतलब एक फोर्स के साथ जो है वो दूसरे जो ये जो गांव वाला एरिया है, शहर वाला एरिया, वहाँ पे जाके जम जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कॉज हवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम एट इट्स बस्टिंग। तो जब बस्टिंग मतलब जब वो एकदम मतलब पानी भर जाएगा और पानी जो है तेज बहाव के साथ जो है, जो नीचे कोई भी अगर गांव वगैरह है, सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम मतलब अगर नीचे के एरिया में कोई गांव है तो वहाँ पे अगर वो पानी चला जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हैवॉक मतलब नुकसान हो जाएगा। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो जो हिली टेरेन वाला एरिया होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस तरीके के जो हिली वाला एरिया होता है वहाँ पे लैंडस्लाइड एकदम कॉमन होता है। और ये वहाँ पे का वाइड स्प्रेड डिसास्टर भी है, एक नेचुरल डिसास्टर भी है, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है और एक मेजर कंसर्न भी है वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। तो हमको एक केस स्टडी देखना है। तो एक मैसिव लैंडस्लाइड हिट किया पंगी विलेज में। पंगी विलेज कहाँ पे है? रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे है। डैमेज 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान टिबेटन रोड, नेशनल हाईवे 22। तो ये जो इसने जो है 200 मीटर का जो ओल्ड हिंदुस्तान टिबेटन रोड है, नेशनल हाईवे 22, उसको डैमेज कर दिया। दिस लैंडस्लाइड, और ये लैंडस्लाइड क्यों आया? क्योंकि ब्लास्टिंग हुई पंगी विलेज में, ठीक है, कुछ मिनरल डिपॉजिट वगैरह के लिए शायद ब्लास्टिंग की हो रही होगी। सो इस ब्लास्टिंग के कारण जो वीक जोन था स्लोप का, वो क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। तो इससे क्या हो गया? जो भी मतलब मलबा है वो रोड पे आ गया, और जो नियर बाई जो रोड है, ठीक है, इंटेंस डैमेज रोड को हुआ और उसके साथ साथ जो नियर बाई विलेज है वहाँ पे। अब इतनी मतलब ये जो ब्लास्टिंग के कारण जो है, जो वीक जोन है स्लोप का, वो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो गया था, इसलिए जो पूरा पंगी विलेज है उसको क्या है? इवैक्यूएट किया गया। वैकेटेड मतलब वहाँ से खाली करा दिया गया ताकि और कोई लाइफ का लॉस ना हो। तो ये केस स्टडी था। उसके बाद हमको देखना है कि इन सब चीज़ों को, ये लैंडस्लाइड्स वगैरह है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। जो माउंटेनियस वाले एरिया है, स्टीप स्लोप्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम ये इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं? तो इसे मिटिगेशन कहा जाता है। कोई भी हानि होने वाली है उसको उससे पहले उसको रोक देना। सो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। तो इतनी हमने आधुनिक टेक्निक्स, अब एडवांसमेंट हो गया है, साइंटिफिक टेक्निक्स हमको पता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड होते क्यों हैं और इनको मैनेज कैसे किया जाए। तो कुछ मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जिससे लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है। सबसे पहला है हजार्ड मैपिंग। तो हम उन एरियाज़ को जानें जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है या जहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड होता आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कोई बिल्डिंग सेटलमेंट्स, मतलब सेटलमेंट्स वहाँ पे नहीं बनाया जाए, मतलब वहाँ पे किसी को नहीं रहना चाहिए, उस जगह को खाली करके दूसरे जगह पे सेटल हो जाना
अच्छा होगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल। तो ये रिटेंशन वॉल है, मतलब हमको पता है कि लैंडस्लाइड्स में क्या होता है, जमीन खसक जाती है तो हम एक रिटेंशन, एक पक्की दीवार बना दें जिसके कारण ये लैंडस्लाइड ना हो, लैंड स्लिप होके नीचे रोड पे ना आए या किसी सेटलमेंट पे ना आए। नेक्स्ट हमको इंक्रीज करना है वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। तो जो भी माउंटेनियस वाला एरिया है, जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा था माउंटेनियस वाला एरिया, कोई भी माउंटेनस वाला एरिया है वहाँ पे क्या करना है, जैसे ये, तो यहाँ पे क्या है, हम वेजिटेशन कवर को ज़्यादा बढ़ा दें तो इससे भी क्या होगा, लैंडस्लाइड जो है वो होने की संभावना कम हो जाएगी। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो हमको एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखना है। अगर कोई भी इस तरीके का माउंटेनस वाला एरिया है तो यहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी जो है, माउंटेन का जो पानी है वो एक डायरेक्शन में नीचे आ सके। अदरवाइज क्या होगा, इसे अगर इस तरीके का नहीं होगा तो क्या होगा, पानी कहीं पे जम जाएगा। जमा हुआ पानी जो है नीचे की जो जमीन है उसको नीचे ढकेलने की ताकत रख सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके, मिटिगेशन टेक्निक्स हम यूज़ करके, मैकेनिज्म्स यूज़ करके लैंडस्लाइड्स को थोड़ा बहुत हम रोक सकते हैं। सो सॉइल का प्रोफाइल हम देख लेते हैं। तो नीचे की जो सॉइल है वो क्या होती है, पैरेंट रॉक होती है। ऊपर वेदर रॉक मटेरियल होता है। फिर सब सॉइल होता है जिसमें सैंड, स्लिट और क्ले होता है। स्लिट मतलब छोटे छोटे गिट्टी टुकड़े मिट्टी के, मतलब पत्थर के, उसे स्लेट कहा जाता है। और टॉप की जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमस, और वहाँ पे हम वेजिटेशन, पेड़ पौधे उगाते हैं। और इस टॉप सॉइल को बनने के लिए, सॉइल को बनने के लिए 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विथ आवर सॉइल इन अ प्रॉपर वे। सो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख ली। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो लेक्चर करेंगे उसमें हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन उसके बारे में। फिर उसके बारे में हम ये सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स देखेंगे। उसके बाद जो है हम वाटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम वाटर रिसोर्स के बारे में देखने के बाद नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स है उनके बारे में देखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है और आप चाहते हैं कि मैं उसमें वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।